अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज फॉर ऑल में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज में हमारी आज की पर्सनैलिटी नेपोलियन बोनापार्ट है। व्यूवर्स, अजीम फ्रांसीसी सिपह सालार और शहंशाह नेपोलियन अव्वल 1769 में कोर्सिका के शहर अजासियो में पैदा हुआ। इसका असल नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। इसकी पैदाइश से सिर्फ 15 माह कबल ही कोर्सिका फ्रांस के क्लमरू में शामिल हुआ था। अपनी नौजवानी में नेपोलियन पर क्रोसिकी कौमियत परस्ती का जज्बा तारी था। वो फ्रांस को गासबीन तस्वर करता था। नेपोलियन को फ्रांस में अस्करी इदारों में भेजा गया, जहां 1785 में इसने 16 बरस की उम्र में ग्रेजुएशन की और फ्रांसीसी फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। 4 साल बाद इनकलाब फ्रांस का आगाज हुआ। अगले चंद बरसों में नई फ्रांसीसी हुकूमत मुतअद्दिद बैरूनी ताकतों से बरसरे पैकार हो गई। खुद को नुमाया करने का पहला मौका नेपोलियन को 1793 में तोलोन के मुहासरे के मौके पर मिला, जिसमें फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से शहर को आजाद करवा लिया। इस मुहाज पर वो तोपखाने का निगरान था। तब तक क्रोसिकी कौमियत परस्ती का भूत इसके सर से उतर चुका था और वो खुद को फ्रांसीसी बाशिंदा तस्वर करने लगा था। तोलोन में इसकी कामयाबियों के सिले में इसे ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1796 में इसे इटली में फ्रांसीसी फौज की कमान सौंपी गई। वहां 1796 से 97 में नेपोलियन ने शानदार फतूहात हासिल की। पेरिस वापसी पर इसका हीरो की तरह इस्तकबाल हुआ। 1798 में नेपोलियन ने मिस्र में फ्रांसीसी यलगार की कयादत की। इसे मात हुई। खुश्की पर नेपोलियन की फौजों ने फतह हासिल की, लेकिन लॉर्ड नेल्सन की कयादत में बरतानवी बहरिया ने फ्रांसीसी बेड़े को तबाह कर दिया। 1799 में नेपोलियन अपनी फौज से अलहदा होकर फ्रांस वापस आ गया। फ्रांस वापसी पर इसे अंदाजा हुआ कि फ्रांसीसी मुहिम में इसे नाकामी के बावजूद फ्रांसीसी अवाम इटली में इसकी फतूहात के किस्से को भूली नहीं थी। इसी एतमाद के सारे अपनी वापसी के 1 माह बाद ही नेपोलियन ने आबी सीज वगैरह के साथ फौजी इनकलाब में हिस्सा लिया। ये जंग एक नई हुकूमत के क़याम की सूरत में हुई, जो हुक्काम सलासा पर मुश्तमिल थी। नेपोलियन अव्वल हाकिम के ओहदे पर फाइज था। अगरचे एक तफसीली आइन अपनाया गया और अवाम की राय हासिल करके इसमें तौसीक भी करवाई गई, लेकिन यह महज नेपोलियन की अक्सरी आमरीत को संवांग देने का अमल था, जिसने जल्द ही अपने दीगर हरीफों पर बरतरी हासिल कर ली। नेपोलियन का इक़्तिदार पर काबिज होने का अमल बड़ा सुबकरो था। अगस्त 1793 में तोलोन के मुहासे से पहले वो 24 बरस का एक गुमनाम मामूली अफसर था, जिसका जाय पैदाइश भी फ्रांस से बाहर था। महज 6 साल के अरसे में जबकि नेपोलियन की उम्र फकत 30 बरस थी, वो फ्रांस का एक गैर मुतनाज़ा हुक्मरान बन गया, जिस ओहदे पर वो अगले 24 बरस तक फाइज रहा। व्यूअर्स, अपने दौर इक़्तिदार में नेपोलियन ने फ्रांस के इंतजामी ढांचे और कानूनी निज़ाम में बुनियादी तरमीम की। मिसाल के तौर पर इसने मालियाती और अदालती निज़ाम में इस्लाह की। इसने फ्रांस के बैंक और यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। तमाम इंतजामिया को विफाक से मिलाया, लेकिन फ्रांस से बाहर दुनिया पर इसके असरात गैर अहम थे। नेपोलियन की इस्लाहात में से एक के असरात अलबत्ता फ्रांस की हदूद से परे तक फैल गए। ये फ्रांसीसी दीवानी ज़ाब्ते की तश्कील थी। इसे कोड नेपोलियन या नेपोलियन का ज़ाब्ता भी कहा जाता है। मुतअद्दिद हवालों से इस ज़ाब्ते में इनकलाब फ्रांस के बहुत से ख्वाबों की ताबीर मौजूद थी। मसलन ज़ाब्ते के तहत किसी को पैदाइशी महारत हासिल नहीं थी। कानून की नज़र में हर शख्स बराबर था। साथ ही साथ ज़ाब्ता फ्रांसीसी कवानीन और रिवायात से हम आहंग होने के नाते फ्रांसीसी अवाम और कानूनी तबके के लिए काबिल कबूल था। हर ज़ाब्ता न सिर्फ फ्रांस में लागू हुआ, बल्कि ये मकामी तरामीम के साथ दीगर ममालिक में भी कबूल किया गया। व्यूअर्स, ये इसरार नेपोलियन की हिकमत अमली का हमेशा एक हिस्सा रहा कि वो इनकलाब का मुहाफिज है। 1804 में इसने खुद को फ्रांस का शहंशाह करार दिया। इसने अपने 3 भाइयों को भी दीगर यूरोपीय रियासतों में तैनात किया। इन इकदामात से बिलाशुबा चंद फ्रांसीसी रियासतों में इसके खिलाफ नापसंदीदगी का तासुर पैदा किया, क्योंकि अवाम के लिए ऐसे इकदामात इनकलाब फ्रांस की असल रूह के मुनाफी थे। तहम इसकी मुश्किलात का सबब कुछ बैरूनी चीजें थीं। 1802 में अमनीज के मकाम पर नेपोलियन ने इंग्लिस्तान के साथ एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे करीब 1 दिहाई जारी रहने वाली जंग के बाद फ्रांस को सुख का सांस नसीब हुआ। लेकिन अगले ही बरस इस मुआहदे की तनसीख कर दी गई और फ्रांस की इंग्लिस्तान और उसके हलीफों से तवील जंगें शुरू हुई। लेकिन इंग्लिस्तान को शिकस्त देने के लिए इसकी बहरिया को मात देना नागुज़ीर था।
مگر بدقسمتی سے 1805 کی زبردست جنگ میں انگلستان کی بحیرہ کو نپولین پر ایک نمایاں فتح حاصل ہوئی۔ بعد ازاں پانیوں پر انگلستان کی حکمرانی مسلم ہو گئی۔ اس جنگ کی شکست کے فقط 6 ماہ بعد ہی نپولین کو آسٹرالائنز کے مقام پر آسٹریا اور روسی فوجوں کے خلاف ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، تاہم یہ اس کی بحری شکست کا مداور نہ ہو سکی۔ ویورز، 1808 میں نپولین نے قدرے ناقبت اندیشانہ انداز میں خود کو جزیرہ ہائے ابیرین کے ساتھ طویل جنگ میں الجھا دیا، جس میں فرانسیسی فوجیں برسوں مصروف رہیں۔ تاہم نپولین کی سب سے بڑی بیوقوفی اس کی روسی مہم تھی۔ 1807 میں نپولین کی زار سے ملاقات ہوئی۔ ٹیلسسٹ کے معاہدے میں انہوں نے دوستی کا پیمان کیا، لیکن بتدریج یہ اشتراک شکست و ریغت کا شکار ہوا۔ جون 1812 میں نپولین اپنی فوجوں کے ساتھ روس میں داخل ہوا۔ نتائج سے سبھی آگاہ تھے۔ روسی فوجوں نے نپولین سے لڑنے سے احتراز کیا اور اسے تیزی سے پیش قدمی کا موقع دیا۔ ستمبر تک اس نے ماسکو پر قبضہ کر لیا، تاہم روس نے شہر کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ ماسکو میں 5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد اس بے ثمر امید کے تحت کہ روسی امن کے لیے التماس کریں گے، نپولین نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ روسی موسم سرما اور فرانسیسی فوج کی ناکامی کے اشتراک نے اس واپسی کو شکست کی ہزیمت میں بدل دیا۔ پوری فرانسیسی فوج کا 10% سے بھی کم حصہ واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ دیگر یورپی ممالک جیسے آسٹریا اور پروشیا وغیرہ نے جان لیا کہ ان کے پاس اب فرانسیسی غلامی کا جوا اتار پھینکنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے نپولین کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ نتیجتاً اکتوبر 1813 میں لیپزگ کی جنگ میں نپولین کو مزید ایک شکست فاش کا سامنا ہوا۔ اگلے ہی برس اس نے استعفیٰ دیا اور اٹلی کی سرحدی علاقے میں ایک چھوٹے سے جزیرے البا میں جلا وطن ہو گیا۔ 1815 میں البا سے فرار ہو کر فرانس واپس آیا اور جہاں اسے خوش آمدید کہا گیا اور وہ اقتدار پر قابض ہو گیا۔ فوراً ہی دیگر یورپی ممالک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کی بحالی 100 دنوں کے بعد ہی اسے واٹرلو میں مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ واٹرلو کی جنگ کے بعد برطانوی فوج نے نپولین کو سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا، جو بحری اوقیانوس روس کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ وہاں وہ کینسر کے عارضے میں لاک ہو کر 1821 میں جاں بحق ہوا۔ 1815 میں اس کی آخری شکست کے بعد فرانس کے قبضے میں ان علاقوں کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا، جو 1799 میں انقلاب کے وقت ان میں شامل ہوا۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔